एक फ़ोन टैपिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद कई सारी एफआईआर हुई, जिसके बाद कई सारे राजनीतिक खुलासे हुए और वो आज तक भी वो मामला कोर्ट में लंबित है। अशोक गहलोत जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि मेरी कुर्सी पता नहीं कब छिन जाएगी और ये जो नया लड़का है ये कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। तो उसी वक्त से कैसे उनको दूर किया जाए, ये प्लानिंग उनके दिमाग में होनी शुरू हुई। जब उन्हें ये लग गया था कि मेरे पैरेलल एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और एक ऐसा संदेश पूरे प्रदेश और देश को दे दिया गया कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो सकता है, वो निगरानी करने लगे उन तमाम लोगों की जो उनके साथ भी जुड़े हुए। उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित उनके से जुड़े हुए तमाम विधायक जो कहते हैं कि उनके नज़दीक माने जाते हैं या समझे जाते हैं कि उनके सपोर्ट के लोग हैं, उन सभी के फ़ोन्स को सर्विलांस पे ले लिया। कि मैं आज ये पहली बार आपको बता रहा हूँ, हमें ये टास्क दिया हुआ था कि आप लोग यहीं रहो। तो काम क्या था हमारा, हमें ये देखना होता था कि कौन विधायक किससे क्या बात कर रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, किसके साथ वो नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। तो वो सारी रिपोर्टिंग हमें मुख्यमंत्री को करनी होती है। तो मुझे जाते ही मुख्यमंत्री जी ने एक पेन ड्राइव मुझे दिया और उस पेन ड्राइव को देके ये कहा, एक लिफाफा था येलो कलर का, उसमें कुछ स्क्रिप्ट भी थी जो टाइप थी। पेन ड्राइव देके ये कहा कि इसे इमीडिएटली आप मीडिया को सर्कुलेट करें। और भेजने के बाद भी देखो सिक्योरिटी देखो, भेजने के बाद भी थोड़ी देर बाद मेरे पास कॉल आया कि अभी तक टीवी पे चला नहीं था। मतलब इतने डेस्परेट थे सचिन पायलट को डिस्ट्रॉय करना। उनकी मंशा थी जो भी थी। देखो मैं आज कई चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो शायद पहले कभी नहीं सुनी। ये इनका एक स्वभाव है, प्रदेश और देश के लोग इनके उस दोहरे चरित्र को आज तक नहीं समझ पाए। निपटाने का स्वभाव है। जो भी देखे इस पॉडकास्ट को वो ये महसूस करे कि अगर मैंने इन तमाम बातों को जो कुछ मैंने छुपा के रखी थी उस वक्त खुलासा किया होता तो ये सरकार कभी गिर जाती। अंदेशा इन्हें हो गया था कि सरकार वापस आ गई तो अगला मुख्यमंत्री मैं तो नहीं बनूंगा। तो इसलिए जो खीर मैं खा नहीं सकूं उसे ढुला दूंगा। मेरी नज़र में लीडर वो होता है जो नए लीडर्स को डेवलप करे। उन्होंने तो उन तमाम लीडरों को समाप्त करने का काम किया जो सेकंड लाइन बन सकते थे और उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ही कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। हमेशा कहे कि लास्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो सीधा जयपुर से चल के आए हैं और इनकी खास बात ये है कि आज से लगभग 5 साल पहले एक फ़ोन टैपिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद कई सारी एफआईआर हुई, जिसके बाद कई सारे राजनीतिक खुलासे हुए और वो आज तक भी वो मामला कोर्ट में लंबित है। तो हमारे आज के मेहमान हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा जी। लोकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आदेश भाई। और विशेष स्वागत है आपके कि आप जयपुर से चल के आए। बहुत धन्यवाद, ये तो स्नेह है आपका और हमें तो आना ही था। अगर आप हमें याद करेंगे तो निश्चित तौर पर हम हर हाल में पहुंचेंगे। मैं आपको 2025 चल रहा है, हम 2020 में चलते हैं जी। और राजस्थान की सरकार में काफ़ी उठापटक चल रही थी। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में जब मुख्यमंत्री चूज़ करना था और फाइनली सोनिया गांधी के नज़दीकी अहमद पटेल की लॉबी से आने वाले अशोक गहलोत राजस्थान में और कमलनाथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और दो लोगों में बड़ी निराशा हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के अंदर कि एक फ्यूचर लीडरशिप तय नहीं की राहुल गांधी ने और वहाँ से ये निराशा शुरू होती है और फिर ये जाती है सचिन पायलट की बगावत तक, जिसको वो कहते हैं कि मैंने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। तो 2018 से ही शुरू कर लेते हैं, क्या हुआ था, मतलब कैसे ये नौबत आ गई कि सरकार को अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अधिकारियों के और विधायकों के फ़ोन टैप करने पड़े, जासूसी करनी पड़ी? देखिए बहुत सीधी सी बात है, आपने बिल्कुल सही नब्ज़ पकड़ी है कि 2018 में इसकी शुरुआत हो गई थी। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे और मुख्यमंत्री घोषित करने की बात हो रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, तो उस वक्त में जब मुख्यमंत्री की घोषणा होनी थी उससे जस्ट पहले आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी के साथ कुछ फ़ोटोज़ आया करती थी, उससे अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि अगले मुख्यमंत्री ये हैं। तो जो राजस्थान के केस में हुआ उस वक्त अशोक गहलोत जी,
राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी, यानी इन तीनों का एक कंबाइंड फोटो जारी हुआ और अगले दिन मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। ट्वीट किया था। हाँ, वो जारी हुआ, वो ट्वीट हुआ, हाँ। जब कांग्रेस पार्टी ने किया, खुद राहुल जी के उनसे आईडी से भी हुआ। तो उस वक्त ये लगभग सभी के मस्तिष्क में क्लियर हो चुका था कि पूर्ण रूप से जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो अशोक गहलोत नहीं करेंगे। एक ऐसा संदेश उस फोटो में छिपा हुआ था कि हो सकता है कि शायद आधे आधे समय के लिए, 2 वर्ष इनके लिए, 3 वर्ष उनके लिए, या 2.5 वर्ष इनका और 2.5 वर्ष इनका, इस तरीके से। अन्यथा वो एक ही फोटो जारी होती, ऐसा सबके मन में वो एक चर्चा सी बन चुकी थी, यानी कहते हैं ना कि ऐसे विचार आ चुके थे। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि पीछे की कहानी भी कुछ इसी तरीके की थी कि पूरा समय अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना था। जो कुछ भी अंदर खाने हुआ होगा, जो सेंट्रल लीडरशिप ने तय किया होगा, माननीय राहुल गांधी जी ने तय किया होगा, तमाम लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त ये तय हुआ था कि बाद में उनको मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा कुछ समय पश्चात। और जैसा कि हम सुनते भी आते हैं कई बार कि अशोक गहलोत जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि मेरी कुर्सी पता नहीं कब छिन जाएगी और ये जो नया लड़का है ये कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। तो उनका एक ही ध्येय रहता था कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी उस कुर्सी के चिपके रहें और उस कुर्सी पे बने रहें। तो ये अंदेशा उनके मन में रहा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई मेरे पीछे से सरकार को नुकसान पहुंचाने की साजिश तो नहीं रख रहा है। तो जब उन्हें ये लग गया था कि मेरे पैरेलल एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और एक ऐसा संदेश पूरे प्रदेश और देश को दे दिया गया कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो सकता है, तो उसी वक्त से कैसे उनको दूर किया जाए, ये प्लानिंग उनके दिमाग में होनी शुरू हो गई थी। और वो निगरानी करने लगे उन तमाम लोगों की जो उनके साथ भी जुड़े हुए थे। तो कहते हैं ना कि उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित उनके से जुड़े हुए तमाम विधायक, जो कहते हैं कि उनके नज़दीक माने जाते हैं या समझे जाते हैं कि भी उनके सपोर्ट के लोग हैं, उन सभी के फ़ोन्स को सर्विलांस पे ले लिया। और ये घटनाक्रम तब और ज़्यादा बड़े रूप में हुआ जब सचिन पायलट जी अपने 18 विधायकों को लेकर वहाँ से निकल गए, मानेसर आ गए थे और बड़ी बड़ी खबरें छपी थी कि सरकार अल्पमत में, अब सरकार गिर सकती है क्योंकि 18 विधायक वो चले गए हैं। और अगर 1-2 विधायक भी और ज़्यादा चले जाते तो मुझे लगता है कि शायद वो सारा खेल ख़त्म हो चुका होता। चूँकि काउंटिंग का मामला था और अब अशोक गहलोत जी इस बात को लेकर इतने परेशान हो गए कि ये स्थितियाँ बिगड़ गई हैं और जो वो चाहते थे, जिस रूप में वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि सचिन पायलट नुकसान करेंगे, क्योंकि उनको नुकसान खुद को होने वाला था, लेकिन वो जिस तरीके का एक परसेप्शन बनाया कि वो पार्टी को नुकसान करेंगे, सरकार को नुकसान करेंगे, उसी दिशा में उन्होंने उन दिनों के दिए गए तमाम वक्तव्यों को जारी किया। आपने भी सुने होंगे वो शब्द, पूरे प्रदेश और देश में गूंजे थे, नाकारा निकम्मा जैसे शब्द। मैं बैंगन बेचने नहीं आया, सब्जी बेचने नहीं आया। तो वो उनका पहली बार अशोक गहलोत के मुंह से नहीं, हम भी बड़े भौचक्के थे क्योंकि मुझे भी लगभग 15 से 20 वर्ष उनके साथ हो गया था समय, और मैंने इस तरह के स्तरहीन शब्दों का प्रयोग लेते हुए उन्हें कभी नहीं सुना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आदमी घबरा जाता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो वो शब्दों के माध्यम से ही उसकी भावनाएं निकलती हैं, और वो जो डर था, वो जो इनसिक्योरिटी थी, वो उन शब्दों के माध्यम से निकल रही थी। और वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए निकल पड़े और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते। मुझे लगता है कि कमोबेश वो शायद उस अपने मकसद में कामयाब भी हुए। बाद में जो घटनाएं हुई, अब यहाँ पे मोड़ ये आया कि वो तो चले गए अपने विधायकों को लेके, अब कैसे इस पूरी कहानी को अंजाम दिया जाए। ये जो मैं कभी रोक रहा हूँ, ये जो सर्विलांस, जो जासूसी हो रही थी, फोन टैपिंग सरकार कर रही थी, ये कब शुरू हुई एक्चुअल में? यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद ही शुरू कर दी गई थी, या जब सचिन पायलट विधायकों के साथ मानेसर आके तब शुरू की, या जब फेयरमाउंट में विधायकों को रखा गया था जो साथ में थे पार्टी के अशोक गहलोत के, या तब हुई थी? ये शुरू हो गई थी जुलाई में, तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। उससे लगभग 3 महीने पहले से ये सभी लोग सर्विलांस पे थे। 3 महीने लगभग, मैं कहूँगा कि
कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ बीजेपी के भी विधायक थे, लगभग 100-150 लोग होंगे तकरीबन, जो सभी सर्विलांस पे रहते थे। इन्हें ये डर लगा रहता था ना कि कब कौन कहाँ चला जाएगा, कब क्या नुकसान कर देगा। तो उन्हीं एक्टिविटीज़ को सर्विलांस पे रखते हुए कि कौन किससे बात कर रहा है और किस दिशा में सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि जब वो सारी चीज़ें इनके पास आने लगी, क्योंकि मैं हमेशा देखता था कि एक व्यक्ति CMR के ऑफिस में बैठ के उन ऑडियो क्लिप्स को जो उनके पास में आती थी, जो भी रिकॉर्डिंग्स आती थी, उनको सुनते हुए ट्रांसक्रिप्ट करता था और ट्रांसक्रिप्ट करके उसका नोट बना के एक एक वर्ड टू वर्ड, जिसे वर्बेटम कहते हैं हम, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते थे। तो वो सबके नोट्स पढ़ते थे कि कौन किससे बात कर रहा है, और वो सुनते थे, खुद स्वयं सुनते थे कि कौन किस तरह की बातें कर रहा है। तो ये उन्होंने एक पूरा जाल बिछाया, जिससे ये उन्हें लगा कि ये सरकार गिराने की साजिश हो रही है या कौन किससे बात कर रहा है। तो ये सारा का सारा उनका एक स्वय रचित मामला था, जिसको उन्होंने स्वयं अपने ही विधायकों सहित अपने उप मुख्यमंत्री और जो विपक्ष के विधायक थे, उनके लिए उन्होंने सर्विलांस का काम शुरू कर दिया। बड़े डरे हुए थे, बड़े घबराए हुए थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार मेरी चली जाए, गिर जाए। उनमें सचिन पायलट का फ़ोन भी था? हाँ, सर्विलांस पे था। सचिन जी का फ़ोन भी सर्विलांस पे था। मैंने कहा ना कि हमारे तो थे ही थे, विपक्ष के लोगों के भी उनके जो नंबर्स थे वो सर्विलांस पे थे। क्योंकि देखिए, किसी भी फ़ोन को सर्विलांस पे लेने से पहले एक पूरी लीगल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। कहते हैं ना कि लेकिन जब पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना हो, चूंकि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री थे, गृह विभाग का चार्ज उन्हीं के पास था, वही गृह मंत्री थे, तो उन्होंने दुरुपयोग किया सिस्टम का अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उस पूरे सिस्टम को दांव पे लगा दिया। क्योंकि सर्विलांस सामान्यतया लिया जाता है कि आपराधिक किस्म के लोगों को, जिनसे राज्य की संप्रभुता को खतरा हो, जिनसे राज्य में किसी तरीके के उत्पात होने की संभावना हो, या जो ये लगता हो कि ये प्रदेश की शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था को भंग कर सकते हैं और कोई बहुत बड़ा स्कैंडल कर सकते हैं, किसी बड़ी घटना को, आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना था, अपनी कुर्सी को बचाए रखना था, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल लोगों के फ़ोन्स को सर्विलांस पे लिया। और वो शायद कहीं ना कहीं उनको एक दो क्लिप्स ऐसी मिल गई जो 16 जुलाई को उन्होंने मेरे माध्यम से पूरे मीडिया सहित प्रदेश की जनता के समक्ष उसको वायरल करवाया। वो क्या था? 3 ऑडियो क्लिप्स थे। मैं उस दिन की घटना को आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। 16 जुलाई 2020। तब हुआ क्या था कि उससे पहले ये सभी लोग मानेसर चले गए थे। अब उस पूरे मामले को कैसे, पायलट और उनके विधायक, हाँ, मानेसर चले गए थे, मानेसर जा चुके थे। और अब कैसे ये साबित किया जाए कि जो गए हैं उनकी मंशा क्या है, क्योंकि वास्तविक में तो शायद, जैसा कि हम सचिन जी को भी सुनते हैं, और उस वक्त जो बातें चली थी कि वो नाराज़गी थी मुख्यमंत्री के प्रति, और वो आला कमान को उस वक्त अपनी बात कहना चाहते थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हम सभी विधायक इकट्ठे होकर बात करना चाहते हैं, ऐसा हमारी जानकारी में आता था। लेकिन उसको रूप क्या दिया जाए, कैसे उसको पूरे तरीके से षड्यंत्र के तहत उसको बदला जाए कि इसमें सरकार गिराने की साजिश हुई, सरकार को गिराए जाने का प्रयत्न किया गया, ताकि बदनाम भी तो किया जा सके ना, कैसे छवि खराब की जा सके उस व्यक्ति की जो आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए राजस्थान का। तो उसका पूरा पत्ता ही साफ कर दो, का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचो, ताकि वो दोबारा कभी कांग्रेस में उसकी एंट्री ही ना हो। ऐसी स्थितियाँ बनाई गई। तो जब ये सब लोग विधायक उनके साथ थे, तो इन्होंने भी अपने पक्ष के विधायकों की बाड़ेबंदी की। राजनीतिक भाषा में जब आप अपने सारे समर्थक विधायकों को इकट्ठा करके कहीं बंद कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ उसे बाड़ेबंदी का नाम दिया जाता है कि जैसे बाड़े में रख लेते हैं ना सबको, तो ऐसे उनकी बाड़ेबंदी कर ली। होटल फेयरमाउंट है कूकस में, जो कि जयपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास का उसकी दूरी है, यही हमारी दिल्ली साइड की तरफ ही है। तो वहाँ कूकस में होटल फेयरमाउंट में उन सबको रखा गया। और 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जैसे ही रोज़ आते थे देखने के विधायक कैसे हैं, संभालने आते थे ना, जिन लोगों को मैंने बंद किया हुआ है बाड़े में, वो कैसे हैं उनके खाने पीने का ध्यान रखने, उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा, हम जैसे लोग जो उनके इतने करीब थे, हमें ये जिम्मेदारी दी हुई थी। देखिए, मैं आज ये पहली बार आपको बता रहा हूँ कि हमें ये टास्क दिया हुआ था कि आप लोग यहीं रहो। हम भी वहीं रहते थे होटल फेयरमाउंट में।
तो काम क्या था हमारा, हमें ये देखना होता था कि कौन विधायक किससे क्या बात कर रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, किसके साथ वो नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। तो वो सारी रिपोर्टिंग हमें मुख्यमंत्री को करनी होती थी कि ये इससे मिला, इसके पास ये आया, इतनी देर बैठा, इस कमरे में ये मिलने गया। तो आखिर कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो करता है। और हम चूँकि उनके साथ काम कर रहे थे, उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहे थे, तो जो भी हमें डायरेक्शंस दिए जाते थे हम उन्हें फॉलो करते थे, वही हमने भी किया। तो 16 जुलाई को जब वो वहाँ पहुँचे थे होटल फेयरमाउंट, लगभग 1:30-2 बजे की बात होगी, वो आए, उन्होंने पूरा भ्रमण किया, सबसे मिले जुले, और 3-3:30 बजे के आसपास वो निकल गए। उनके निकलने के जाने के बाद 1 घंटे बाद मुझे उनके जो पीएसओ हैं रामनिवास, उनका कॉल आया कि आप तुरंत आइए, आपको मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं। उनका अभी तो गए मिलके, यहीं तो थे हम लोग सभी, कि नहीं आप सीएमआर पहुंचिए। तो लगभग 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस, मैंने कहा भाई निकलता हूँ मैं, जो रास्ते का समय लगेगा वही लगेगा और मैं आता हूँ वहाँ पे। तो मैं वहाँ से निकला। अब उनको इतनी भी तसल्ली नहीं थी कि ये जो 1-1.5 घंटे का समय है इसको तो निकल जाने दे, जो रास्ते में जो लगेगा वो लगेगा ही। उस दरमियान भी मेरे पास 3 बार उनके कॉल आए कि आप पहुँचे नहीं, अभी तक पहुँचे नहीं। मैंने कहा भाई 25-30 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, सीएमआर पहुँचने में समय लगता है। अब आपकी तरह मुझे कोई एस्कॉर्ट तो मिली हुई नहीं है कि मैं फटाफट आपके पास 5 मिनट में पहुँच जाऊँ। खैर जैसे तैसे करके मैं लगभग 6-6:15 बजे वहाँ पहुँचा। तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जो पिंक हाउस है, वहाँ सीएमआर में अलग अलग नाम दिए हुए थे। हाँ, एक पिंक हाउस है, वाइट हाउस है। तो पिंक हाउस में उनका अपना चैम्बर है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री का था। तो पिंक हाउस में बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्दी जाइए, मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं। अकेले ही बैठे थे? हाँ, अकेले ही बैठे थे। और एक और उनका दिल्ली का ही एक ओएसडी जिनको उन्होंने बनाया, दिल्ली का एक व्यक्ति जिसको ओएसडी बनाया, वो शायद वहीं खड़ा हुआ होगा। तो जैसे ही मैं गया वो निकल गया था बाहर। तो मुझे जाते ही मुख्यमंत्री जी ने एक पेन ड्राइव मुझे दिया और उस पेन ड्राइव को देके ये कहा, एक लिफाफा था येलो कलर का, उसमें कुछ स्क्रिप्ट भी थी जो टाइप की। पेन ड्राइव देके ये कहा कि इसे इमीडिएटली आप मीडिया को सर्कुलेट करो, क्योंकि मीडिया मैं देखता था, मेरी जिम्मेदारी थी मीडिया को हैंडल करना। सीएम के बिहाफ पे? हाँ, सीएम के बिहाफ पे ओएसडी टू सीएम मीडिया और आईटी मैं हैंडल करता था। उन्होंने मीडिया एडवाइज़र नहीं किसी को डिप्यूट किया था, वो मीडिया का सारा काम मैं ही देखता था। जब वो विपक्ष में थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तभी मीडिया का काम मैं ही देखता था। तो इसलिए वो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे ओएसडी बना के वही जिम्मेदारी दी जिसको मैं निभाता आ रहा था। तो चूँकि मीडिया का काम मैं देखता हूँ, इसलिए किसी भी ऐसे कंटेंट की जो मेरे द्वारा या मेरे नंबर से मीडिया को भेजा जाए, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। भाई ऑफिशियली जब मैं मीडिया हैंडल कर रहा हूँ और मैं भेजूंगा तो नेचुरल सी बात है कि आप उसको, और डे टू डे की एक्टिविटीज़ को रोज़ाना मैं ही मीडिया को भेजता था। मैसेज जाएगा ना कि सीएम साहब के सीएम के साथ उनकी सारी सारी एक्टिविटीज़, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, राजनीतिक, सरकारी जो भी थी, वो सारी मैं, क्योंकि मैंने मीडिया के लोगों का जो राजस्थान के थे उनका एक ग्रुप बनाया हुआ था, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी थी, और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती थी कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ जा रहे हैं, इस गतिविधि में शामिल होंगे, ये प्रोग्राम है, ये उनका प्रेस नोट है, ये उन्होंने अपने भाषण में पंच पॉइंट्स कहे हैं, तो वो टीवी पे भी चलते थे और वही उनकी बाइट्स को भी उठाया जाता था। तो जब मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा कि इसको आपको सर्कुलेट करना है। अब चूंकि उस वक्त ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि आप पेन ड्राइव से सीधे मीडिया को भेज दो, तो मैं उस पेन ड्राइव को लेके अपने घर पहुँचा। घर आके मैंने उस पेन ड्राइव से जो भी कंटेंट था उसमें, उसको लैपटॉप पे लिया। लैपटॉप से लेने के बाद अपने फ़ोन पे लिया, और अपने फ़ोन से, जिसका मेरा नंबर था 9829620202, उससे मैंने पूरे मीडिया को वो फाइल्स, वो कंटेंट जो उस पेन ड्राइव में था, जो मुझे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से दिया था, उस कंटेंट को मैंने सारी मीडिया को सर्कुलेट किया। मुझे पता नहीं था, तब तक मुझे ये जानकारी नहीं थी कि इसमें दिया हुआ क्या है, क्या मुझे नहीं, ना मैंने देखा ना मैंने सुना। और मैं क्यों सुनूं, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री मुझे कोई कंटेंट दे रहा है और कह रहा है कि मीडिया को सर्कुलेट करो, और जिम्मेदारी मेरी मीडिया को भेजने की ही रही है, तो मैं क्यों उसके अंदर अपनी पंचायती करूंगा। मैं ये सुनूंगा कि उसमें क्या है और क्या मुझे देने के लिए कहा गया है। तो मैंने उसको एज इट इज़ भेज दिया लगभग 20-25 मिनट बाद। और भेजने के बाद भी देखो उनकी इनसिक्योरिटी देखो, भेजने के बाद भी थोड़ी देर बाद मुझे पास कॉल आया कि अभी तक टीवी पे चला नहीं। मैंने कहा सर मैं यहाँ पहुँचा हूँ घर, और ये सारा का सारा इसका जो एक तरीका था, जो मैकेनिज़्म था कि
कि मैंने इसको लैपटॉप पे लिया फिर फ़ोन पे लिया, तो थोड़ा सा समय लगता है। आप इंतज़ार करिए 5-10 मिनट, तो अभी आ जाएगा। मतलब इतने डेस्परेट थे सचिन पायलट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब डिस्ट्रॉय सचिन पायलट को करना था या स्वयं की सरकार को बचाना था, कुर्सी बचानी थी या उनको बदनाम करना था, ये उनका जो भी मकसद रहा हो, उनकी मंशा थी, उनकी मंशा थी जो भी थी, लेकिन मुझसे उस काम को करवाया। जैसे ही 15-20 मिनट बाद वो फ्लैश हुई खबर, मैं तो खुद भौचक्का रह गया कि ये हुआ क्या है। अच्छा, मैं रोक रहा हूँ आपको, क्या था उसमें पेन ड्राइव में? 3 ऑडियो क्लिप्स थी। हाँ, मुझे पता लगा 3 ऑडियो क्लिप्स थी, जिसमें पहले में क्या था? जिसमें वार्तालाप थे, 3 लोगों के वार्तालाप थे। तीनों ऑडियो क्लिप्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री तथाकथित रूप से, मैं नहीं जानता कि आवाज़ किसकी है और किसकी हाँ, नहीं ठीक है, है, कोई बात ये कहा गया। वो तो जांच करेंगे। हाँ, जो स्क्रिप्ट दी गई उसमें ये लिख के दिया गया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सचिन पायलट और अपने कुछ एमएलएस के साथ निकल गए हैं और वो पैसे का लेन देन करके चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। हाँ, इस तरीके की चीज़ें कुछ लिखी हुई थी कि ये इनका वार्तालाप है और ये सरकार को गिराना चाहते हैं, ये षड्यंत्रपूर्वक गिराना चाहते हैं। तो वो स्क्रिप्ट भी मैंने, उसका जो वो होता है फ़ोटो, मैंने सारे मीडिया को सर्कुलेट किया था ऑडियोज़ के साथ। तो उन ऑडियोज़ में 3-4 लोगों की आपस में बातचीत थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट। नहीं, सचिन पायलट जी की उस वक्त आवाज़ नहीं थी, नहीं थी। उन ऑडियो क्लिप्स में आवाज़ नहीं थी। हमारे विधायक थे जो अब मरहूम हो गए, दिवंगत हो गए, पंडित भंवर लाल शर्मा जी, वो थे। और आपको ध्यान होगा कि उस वक्त हमारे एक मंत्री भी थे, विश्वेंद्र सिंह जी। हाँ, विश्वेंद्र सिंह, उनकी भी उसमें जो बाद में गहलोत साहब के कैंप में शिफ्ट हो गए थे। वो तो बाद में हुए, अब क्या रहा राजनीतिक रूप से कौन किसके पास गया नहीं गया, ये तो बात की उनकी भी बातचीत थी। तो इन 4 लोगों की थी और एक और थे कोई संजय जैन करके, जिनको ये कहा गया कि ये बीच में कोई काम कर रहे हैं, कहते हैं ना कमीशन लेके, या कोई ये इनका एक एजेंडा है, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को मिला रहे हैं। उनके लिए कहा जाता था कि ये दलाल है, ऐसा बाद में कहा गया कि संजय जैन एक दलाल है और इन लोगों के थ्रू ही आपस में कोई लेन देन की बात हो रही है और ये सब मिलकर सरकार को गिरा देंगे। तो उनमें इनकी वार्तालाप थी 4 लोग टोटल, 4 लोगों की, गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवर लाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और संजय जैन, इन लोगों की उसमें वार्तालाप थी। अब उन वार्तालाप में कहीं हो सकता है इस शब्द का प्रयोग किया गया हो कि प्रदेश अध्यक्ष या सचिन पायलट, जो भी नाम लिया गया होगा। तो जैसे ही वो ऑडियो क्लिप्स, उन 3 ऑडियो क्लिप्स में सचिन पायलट की आवाज़ नहीं थी, उनमें आवाज़ नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सारी चीज़ बाहर आई, क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि पैसे का लेन देन करके सरकार को गिराने की ये तमाम लोग साजिश रच रहे हैं और सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं बार बार में, तो वो इसमें पूरे तरीके से शामिल हैं और वही लेके गए हैं। वही जो लीड कर रहा है, जो विधायकों को लेके गए हैं, उन्हीं के ऊपर तो ठीकरा फोड़ा जाएगा कि ये चाहते हैं ऐसा। तो जैसे ही वो खबर रिलीज़ हुई और ऑडियो क्लिप्स चलने लगी मीडिया में, तो अगले दिन तो इनको मज़ा आ गया। बड़े बड़ी हेडलाइंस बनी हुई थी, अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी और वो उस दिन इतनी शांति में बैठ गए, आराम से बैठ गए कि मैंने काम कर लिया अपना। आप मिले उनसे? मैं साथी था ना। अच्छा, अरे भाई, मैं वहाँ से घर जाके उसको शेयर करके रिलीज़ करके वापस आ गया। वापस आके देखा तो सब टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब खबर चलेगी, और खबर चली। तो उस वक्त भी फ़ोनों लिए, काफ़ी सारे चैनल्स ने भी फ़ोनों लिए, तो उन्होंने बड़े आराम से एक ही बात कही कि भाई ऑडियो क्लिप्स आई हैं। किसके फ़ोन हो गए? टीवी चैनल्स पे। नहीं, अशोक गहलोत के। हाँ, अशोक गहलोत के कि भाई ये क्या हो गया। तो उनको तो मज़ा आ रहा था ना इस कि भाई कितना ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है। नहीं, मतलब ऑडियो भी वही बांट रहे हैं, ऑडियो भी वही दे रहे हैं, फ़ोनों भी वही दे रहे हैं। वो भाई जस्टिफाई कर रहे हैं ना चीज़ों की, देखो क्या आ गया है मार्केट में, क्या आ गया है। उन्होंने क्या कहा अपने फ़ोन में? उन्होंने यही कहा कि सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं सब लोग, षड्यंत्रकारी हैं। इन्होंने एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश रची है, तो ये अपराधी हैं बहुत बड़े। उसी बेसिस पे अगले दिन हमारे जो सचेतक थे, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, उन्होंने जाके इन तमाम लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज करवाए। किसके पास गए? पुलिस के पास? पुलिस भी तो उन्हीं की थी। हाँ, होम मिनिस्टर तो वही
तो वो सब कुछ सेट था कि क्या क्या होना है, किस रूप में होना है। तो मुकदमे दर्ज करवाए गए, फिर दबिशें दी गई, आपस में इनको पकड़ने के लिए फोर्स भेजी गई। तो तब जाके ये इतने प्रसन्न हुए कि मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। एक तो मैंने ये माहौल बना लिया कि अपनी सरकार को मैंने बचा लिया, दूसरा उस व्यक्ति की छवि इतनी खराब कर दी कि ये अपनी ही सरकार को गिराने में, यानी राहुल गांधी के आगे, हाँ भाई आला कमान के आगे ही तो करना था, जो ये सोच रहे थे कि आने वाले समय में उनको हो सकता है मुख्यमंत्री बना दें, तो किस तरीके से पूरा साफ कर दिया जाए। देखो ये इनका नेचर रहा है, मैं तो अपनी बात बाद में कहूँगा, ये इनका एक स्वभाव है। प्रदेश और देश के लोग इनके उस दोहरे चरित्र को आज तक नहीं समझ पाए। निपटाने का स्वभाव है कि अपने किसी भी व्यक्ति को जिससे इन्हें खतरा महसूस होता हो, जो इनका एक कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा सकता हो या इनकी छवि को खराब कर सकता हो, उसको पूरी तरह से कैसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए कि उसका अगला और पिछला दोबारा कभी ये सोचे ही नहीं कि मुझे राजनीति में आना है या मैं वापस कभी खड़ा हो सकूं। तो वो सारी प्लानिंग होती है, ये इनका हमेशा से नेचर रहा है। बहुत पुराने उदाहरण हैं इस प्रदेश में, है ना। देखिए परसराम मदेरणा जी जैसे, शीशराम ओला जी जैसे, पंडित नवल किशोर शर्मा जी जैसे, तो है ना, तो मिर्जा फैमिली तो थी उस वक्त। ऐसे तमाम लोग थे जब ये चाहते थे कि जो जरा सा भी जिसका पॉलिटिकल स्टैचर हो, जो प्रदेश में उनके लिए खतरा बन सकता हो भविष्य में, उनको कैसे पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। तो ये इतिहास रहा है इनका, और इन्होंने उसी की पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया। ये अपने मकसद में कामयाब भी हुए। भाई ये शो कर दिया पूरे प्रदेश को ही नहीं, देश भर को ये मैसेज दे दिया कि ये व्यक्ति मेरी सरकार गिराने की उसमें साजिश में शामिल था, और सरकार ऑलमोस्ट गिरा दी थी। वो तो मैंने अपनी सूझबूझ से, हाँ मैं काबिल था, और अपनी सूझबूझ से इन सब का मैंने ये एक ऑडियो क्लिप्स तैयार, इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि मैंने ऑडियो क्लिप्स तैयार करवाए। ये कैसे मान सकते हैं इस बात को भाई, क्योंकि ये तो गैरकानूनी है, ये गैर कानूनी है, इसलिए इसको मान ही नहीं सकते। बस ये कहते हैं कि मार्केट में ऑडियो क्लिप्स आए, मार्केट में ऑडियो क्लिप्स आए। अरे भाई वो ऑडियो क्लिप्स तो आपने मुझे दिए थे ना प्रसारित करने के लिए, मार्केट में कहाँ से आ गए। अच्छा बताइए मुझे, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, ये जो जब फोन टैप करते हैं, जासूसी जब करते हैं किसी की, तो ये कौन सा विभाग करता है? गृह विभाग। गृह विभाग, उसमें कोई स्पेशल डिपार्टमेंट होता है? गृह विभाग में एक शाखा होती है स्पेशल, जो सर्विलांस पे लेती है। और किसी भी नंबर को सर्विलांस पे लेने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें कहते हैं कि होम सेक्रेटरी जो परमिशन देते हैं, और डीजीपी जिनको पता होता है कि भाई किन किन के नंबर हम सर्विलांस पे लेने वाले हैं, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, और जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है, उन सभी लोगों को, और डीजी इंटेलिजेंस। देखिए ज़्यादातर मामलों में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट किसी के बारे में खबर देता है कि ऐसी ऐसी घटना हो सकती है, ये हमें एक लीड मिली है कहीं से, तो इन लोगों को हमें सर्विलांस पे लेना है, और उनकी अनुशंसा पे ही उन तमाम नंबर उसको सर्विलांस पे लिया जाता है। तो उस पर एक ऑथेंटिसिटी जो होती है, उसको परमिशन देने की होम सेक्रेटरी उसको परमिट करता है, मुख्यमंत्री के कहने पे या डीजीपी के कहने पे जब आवश्यकता होती है। तो देखिए वो पूरा एक नोट बनता है कि ये आवश्यकताएं हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, और ये हमें खतरा है, इसलिए हम इन नंबर्स को सर्विलांस पे ले रहे हैं। बताइए एक बात, ये कैसे जस्टिफाई किया होगा कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट और प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे कई विभाग के मंत्री भी हैं, इनसे हमें खतरा है? ये कैसे जस्टिफाई किया अधिकारियों ने, और कैसे इस बात को माना होगा? किया ही नहीं ना, सब कुछ गैरकानूनी तरीके से राठौड़ी में हुआ था। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर डीजीपी को ये डायरेक्शन दे या होम सेक्रेटरी को ये डायरेक्शन दे कि भाई ये तमाम नंबर्स हैं जिनकी मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ, इनको सर्विलांस पे रखो, और रोज़ाना जो भी बातचीत होती है, जहाँ भी होती है, जिस भी लोगों से होती है, उन सब की मुझे आपके ऑडियो क्लिप्स ला के दो, तो कहाँ किसको वो जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता थी? किसी को नहीं बोलना था, जब खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं हैं और वही आदेश दे रहे हैं, तो किसी ने ये नहीं पूछा। तो इलीगल तरीके से, क्योंकि आज तक कभी इस बात का खुलासा, मैं तो ये चैलेंज करता आया हूँ कि देखिए मेरे ऊपर बहुत तरह के आरोप लगाए, मैंने हमेशा ये चैलेंज किया कि अगर ये लीगल है तो आप खड़े होकर सामने आकर ये कहिए ना कि ये मैंने सारे नियम कायदे कानूनों के तहत ये इंटरसेप्शन करवाया था, चूंकि मेरी सरकार गिर रही थी इसलिए मैंने इसको रिलीज करवाया। उन्होंने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया, ना सरकार ने ना मुख्यमंत्री, दोनों ने स्वीकार नहीं किया। तो फिर किसने रिकॉर्ड किया फोन? वो तो मेरे ऊपर आरोप लगाए ना, मुझे ही तो फंसाया। देखो मुझे मोहरा बनाया,
कि मेरे माध्यम से अगर कोई चीज़ जाएगी तो चाहे मीडिया वाले लोग हों या और जिनको मेरी तरफ से भेजा गया है, वो सब क्या कहेंगे कि भाई हमें OSD टू CM लोकेश शर्मा ने ये ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। तो अब इस बात की जानकारी तो लोकेश शर्मा ही दे सकता है ना कि कहाँ से आई। भाई मैं तो क्लिप्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इंटरसेप्ट कर नहीं सकता, क्योंकि मैं उतना, मेरे पास वो अधिकार नहीं है। मेरे पास ना तो वो अथॉरिटी है कि मैं किसी का फ़ोन को टेप कर सकूं, ना मेरे क्षेत्राधिकार में आता है। मुझे तो एक चीज़ दी और ये कहा कि आप इसे कर दीजिए, मैंने वो कर दिया। तो ये बात तो मैं ही बता सकता हूँ ना कि मुझे ये ऑडियो क्लिप्स मिले कहाँ से। देखो, जब मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, हुआ ये कि इस सारी घटनाक्रम के बाद में सरकार इनकी बच गई, खुद निश्चिंत हो गए पूरे तरीके से कि अब तो कोई खतरा नहीं है। मेरे ऊपर गजेंद्र सिंह जी ने मुकदमा दर्ज किया मार्च 2021 में। मार्च 21 में, यानी ये घटना तो थी, हाँ, लगभग 6 महीने 9 महीने बाद। 9 महीने बाद। कहाँ पे दर्ज हुआ मुकदमा? दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने की? दिल्ली में ही मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई। क्या था उसमें? FIR में लिखा हुआ था कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके वायरल किया गया। आपके ऊपर आरोप क्या? मेरे ऊपर आरोप था कि मैंने इंटरसेप्ट किया है, ओके, मैंने उनको रिकॉर्ड किया है और मैंने ही वायरल किया है। नाम स्पेसिफिक मेरा था उस FIR में कि लोकेश शर्मा OSD टू CM, जिसका नंबर ये है, इसने इस तारीख को ऑडियो क्लिप्स जो रिलीज़ किए वो इलीगली इसने इंटरसेप्ट किए, ठीक है, और उनको वायरल कर दिया। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है। तो जब आप पुलिस के पास गए, दिल्ली पुलिस के पास आप गए, पहली बार जब गए थे, तब क्या हुआ? उन्होंने आपसे क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया? देखिए, जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको उस स्थिति का चित्रण करना चाहता हूँ। जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, इन सब के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री जी मुझे बुलाते हैं और कहते हैं घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, मैं हूँ ना। अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके सर पे हाथ रख के ये कह दे कि चिंता मत करो, भाई मैं हूँ पीछे, तो अब हम जैसे लोग तो कहाँ किसी चीज़ से घबराने वाले हैं, क्यों परेशान हो भाई। करवाने वाला ये कह रहा है कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, तुम निश्चिंत रहना, तुम्हारे ऊपर कहीं कोई किसी तरीके की आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये मुकदमा दर्ज हो गया है, तो अब इसको कैसे निपटते हैं देखता हूँ। सारे इंतजाम उन्होंने ही किए कि कैसे उसका रिप्लाई फाइल करना है, कैसे एक रिट दायर करनी है। जो भी वहाँ के अटॉर्नी जनरल थे, जिनको उन्होंने बना रखा था, AG जिन्हें कहते हैं, उनकी सलाह ली। मुझे इस पूरे एपिसोड में दूर रखा गया। मुझे तो ये पता ही नहीं कि मेरे बिहाव पर यहाँ रिट भी दायर कर दी। मुझसे भी सिर्फ सिग्नेचर करवाते थे कि भाई आप इस पेपर पे साइन कर दो, इस पेपर पे साइन कर दो, हम सब कुछ निपट लेंगे। यहाँ रिट दायर करवा दी कि भाई ऑलरेडी एक मुकदमा राजस्थान में भी है, और क्योंकि इसका जो क्षेत्राधिकार है, ये जो इंटरसेप्शन हुआ है राजस्थान में हुआ है, तो FIR को 0 मानते हुए राजस्थान ट्रांसफ़र किया जाए या इसको रद्द कर दिया जाए। एक ऐसी रिट मुझसे उन्होंने दायर करवा दी और वो चलती रही। जैसा कि आपने कहा, जब मुझे पहली बार क्राइम ब्रांच का सम्मन आया, नोटिस आया, तो मेरे भी टेंशन हुई, हाथ पैर फूले कि भाई अब मुझे क्या करना है, बताओ तो सही। मैं सीधा पहुंचा मुख्यमंत्री जी के पास। तब भी उन्होंने ये जवाब दिया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब अरेंजमेंट कर दूंगा। कहना वही है जो मैं आपको बताऊंगा। तो जो मुझे समझाया गया, जो मुझे एक दिन पहले मुझे ये बताया गया कि आपको जाके जांच एजेंसीज़ को ये कहना है कि ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, क्योंकि मैं उनका IT देखता हूँ और मैं राजस्थान के इतने सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ था कि मेरे पास कहाँ से आया उसका मुझे कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं थी। सोशल मीडिया से आया, यानी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे पास में आया, और उसको मैंने राज्य हित में, क्योंकि मैंने वो कन्वर्सेशन सुन लिया था और उसमें सरकार गिराने की बात हो रही थी, राज्य हित में मैंने मीडिया को सर्कुलेट कर दिया। यानी सारा जिम्मेदारी आप स्वयं ले लो, मेरे लिए मत कह देना। सारा आप अपने सिर पे ले लो कि मुझे सोशल मीडिया से मिला और मैंने सरकार, क्योंकि गिराने की साजिश रच रही थी, हो रही थी, इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, मैंने स्टेटमेंट भी यही दिए मीडिया को, मुझसे यही दिलवाए गए। मीडिया को या पुलिस को? पहले तो पुलिस को दिए, अब पुलिस में देने के बाद अब मीडिया नेचुरल सी पूछती ना मुझसे। जैसे दिल्ली पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, मतलब बड़े स्मार्ट ऑफिसर होते हैं। जब आपने ये बात कही कि मुझे सोशल मीडिया से मिला, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको? बिल्कुल कहा कि बताइए कौन से ग्रुप से मिला, कहाँ से मिला। कोई हंसा नहीं उसमें से इस बात को सुन के? नहीं, हंसने के लिए तो इसलिए नहीं होता ना कि जब हम किसी बात को कहते हैं तो पहले तो उसको जांच पड़ताल की जाती है कि ये कितनी सच है। लेकिन ये सामान्य सी बात है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ऑडियो क्लिप्स आए, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आए और मैंने उन्हें शेयर कर दिए,
अब ये तो मैं ही बताऊंगा कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से आए, कहाँ से आए, तो ये जांच का विषय होता है बाद में। कौन से उन्होंने पूछा कि आपका फ़ोन, अब मैं फ़ोन कहाँ से देता, वो तो मुझसे डिस्ट्रॉय करवा दिया था। क्यों? अरे सबूत था ना वो। अच्छा, जिस फोन से देखिए आपने मुझसे सर्कुलेट किया था, जिस फ़ोन से सर्कुलेट किया था, हाँ। आपको ध्यान होगा कि मैंने बाद में जब ये सारे एपिसोड हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो बाद में मैंने, देखो मैं आज कई चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो शायद पहले कभी नहीं सुनी हो। जैसा कि मैं उनके चरित्र से वाकिफ़ था कि ये किस तरह का स्वभाव रखते हैं। आज तो इन्होंने सब कुछ मुझसे करवा लिया, लेकिन कल को इनके ऊपर जरा सी भी आँच आएगी तो ये मुझे बिल्कुल इस तरीके से, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे फेंक देंगे और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए, जब भी ये मुझसे बात करते थे और केस की बात करते थे, तो मैं उनकी बात को रिकॉर्ड कर लेता था। जो आजकल के हमारे फ़ोन्स में एक ऑटो सिस्टम होता है कि आप उसको कहते हैं ना कि ऑटो रिकॉर्ड पे ले लेते हैं। आजकल बहुत सारे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उन सब के अंदर ये, हाँ एंड्रॉयड फ़ोन, मैं एंड्रॉयड ही रखता था पहले। एंड्रॉयड फ़ोन में ये इनबिल्ट फीचर होता है कि आप कन्वर्सेशन को वो कर सकते हो। तो जब ये मुझसे बात करते थे तो इन्होंने बातों ही बातों में सारी चीज़ें मुझे कही कि तूने वही रिलीज़ किया जो मैंने तुझे दिया था, कैसे कैसे किया। वो मैंने बाद में सारे ऑडियोज़ को सर्कुलेट किए थे। एक बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने सारे सर्कुलेट, उसी ऑडियो में, क्योंकि वो ही मेरे पास एक सबूत था जिससे कि मैं ये साबित कर पाया कि सामने वाले व्यक्ति ने, यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे वो पेन ड्राइव दिया और उन्होंने मुझे सबूत नष्ट करने के लिए कहा। उस कन्वर्सेशन में कहा, हाँ मुझे फ़ोन किया, क्योंकि जैसे ये जांच आगे बढ़ रही थी उनकी हालत ख़राब हो रही थी कि पता नहीं जांच किस दिशा में जाएगी, तो कम से कम जो भी मैंने करवाया है उसका कोई सबूत ना छोड़ूं। उस सबूत को पाने के लिए तो इन्होंने अपने ही OSD यानी लोकेश शर्मा के निजी कार्यालय में SOG की रेड तक डलवा दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक मुख्यमंत्री जिसने अपने भरोसे का एक व्यक्ति OSD बना रखा है, जो उनके सारे मीडिया को हैंडल करता है और पिछले 15 वर्ष से लगातार उनके साथ जुड़कर काम कर रहा है, उनके लिए उस व्यक्ति ने अपने सारे भविष्य को दांव पे लगा दिया। यानी उनके कहने पर उन्होंने उस ऑडियो क्लिप्स, जो भी क्लिप्स उनको रिलीज़ कर दिया, उसके यहाँ पर उसके कार्यालय पर SOG की रेड डलवाते हैं, ये हासिल करने के लिए, ये पता करने के लिए कि इसके पास कोई सबूत तो नहीं है। कल को वो लैपटॉप, वो फ़ोन और वो पेन ड्राइव, तीनों चीज़ें। तो वो आप डिस्ट्रॉय कर चुके थे? नहीं, मैंने डिस्ट्रॉय किया नहीं था। मुझे डायरेक्शंस थे, मुझे ये डायरेक्शन दिए थे कि आप वो फ़ोन जिससे आपने सर्कुलेट किया है, वो पेन ड्राइव और वो लैपटॉप या तो डिस्ट्रॉय कर दो या मुझे दे दो, मैं मेरे पास अपने उनको रख लूँगा। मैंने उन्हें ये विश्वास दिला दिया कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए ना, कि मैंने फ़ोन तोड़ दिया। तो जब मुझसे यहाँ पूछताछ हुई तो मैंने कहा मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, वो तो डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ मैं। तो अब वो उनको करना था काम आगे कि कौन से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के वो कहते उन्हें खंगालते, उनकी जांच पड़ताल करते जब मैं ये कहता कि इस जगह से आया था। पर वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, ये सब जानते हैं। जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है उन्हें ये पता है कि व्हाट्सएप का सर्वर इंडिया में ही नहीं है, तो व्हाट्सएप से कोई डेटा को कलेक्ट करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत समय लगता है, और वो भी पता नहीं हो पाए या नहीं हो पाए, उसकी श्योरिटी नहीं होती। यानी 99% हमें ये कहते हैं ना कि पूरी तरह से भरोसा था कि उसको कभी ये रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। भाई सर्वर ही नहीं है यहाँ, मैं बताऊंगा तभी तो आप रिस्टोर करोगे, या मैं वो डिवाइस आपको दूंगा जिस डिवाइस से मैंने वो सर्कुलेट किया है, तब आप उसकी मेमोरी से या जो भी सिस्टम होता है उससे आप उसको रिट्रीव कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो जो डिवाइस ही नहीं आपको मिल पा रहा, आपको मैं उसको दे ही नहीं रहा हूँ, तो आप कहाँ से इन सब चीज़ों का पता लगाओगे? हम जो कहानी सुनाएंगे आप उसी को आपको मानना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे मानते भी रहोगे। तो मुझे वो डिस्ट्रॉय करने के लिए कहे, लेकिन मैंने वो किए नहीं। जब मामला इतना बढ़ गया कि सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई और ये कहते रहे कि आपको पूरा, मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, निश्चित रूप से चाहे कहीं भी जाना पड़े आपके ऊपर आँच नहीं आएगी। आपको कब एहसास हुआ कि मामला इतना बढ़ गया कि अब आपके ऊपर चीज़ें आ रही हैं? कहने लग गए जब चुनाव हो रहे थे, हमारे विधानसभा के चुनाव 2023 में, चुनावों से 8-9 महीने पहले इन्होंने इस पूरे मामले से किनारा कर लिया। पहले तो जब भी मैं यहाँ आता तो इनको बताता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और आप बताइए मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अब इन्हें लगा कि मेरी तो सरकार बच गई, मैंने लगभग पूरे 5 साल अपना शासन कर लिया, अब कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो अब ये जाने और इसका काम जाने, भाड़ में जाने दो इसे। तो जब भी मैं बात करता तो मुझे ये कहते कि अब तू जाने और तेरा काम जाने,
स्पष्ट कहते हैं मुझे कि आप जाओ, बात करके आओ, जो भी करनी है तुम संभालो इस सारे के सारे मैटर को। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा विचलित हुआ कि जो काम मैंने किया ही नहीं, जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं। ठीक है, आप इस बात को समझते हैं आदेश जी कि जब घर का एक बेटा क्राइम ब्रांच की पूछताछ के लिए जयपुर से निकलता होगा तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। जब तक वो वापस जयपुर नहीं पहुंच जाता, वो खाना नहीं खाते थे। उन्हें लगता था कि ये गया है, वापस आएगा या नहीं आएगा, वहीं उसको रख लिया जाएगा, अरेस्ट कर लेंगे, क्या होगा इसके साथ। मेरे साथ कभी किसी व्यक्ति को नहीं भेजा। मैं हमेशा दिल्ली आया क्राइम ब्रांच में, जब भी अपने जो भी नोटिस के तहत मुझसे पूछताछ हुई, मैं हमेशा अकेला आया। मैं अपने ही किसी एक साथी को लेके आता था, लेकिन इनकी तरफ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला कि ये मेरे साथ 2 लोगों को भेज रहे हैं या ये मुझे कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया। बस बातें करते, यहाँ मुझसे क्या पूछा गया वो जाते ही बुला के पूछ लेते कि क्या क्या हुआ, और वही कहा ना जो तुझे बता रखा है। मैं ये कहता कि आप चिंता मत करो, जो लाइन दी हुई है उससे टस से मस नहीं हो रहा हूँ। 10-10 घंटे की पूछताछ किसे कहते हैं आदेश जी। बड़े से बड़ा आदमी उस वक्त कांप जाता है, साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर में आ जाता है कि वो ये चाहता है कि मैं बता दूं सब कुछ, क्योंकि उसे इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसे ये कहा जाता है, उसे ये एहसास कराया जाता है कि आप जो बोल रहे हो वो हमें सब पता है पहले से, इसलिए झूठ मत बोलना। मुझे कहते कि आप इतनी देर पहले दिल्ली में एंट्री किए हो, इतनी देर पहले तक तो फ़ोन आपके हाथ में था, वो फ़ोन कहाँ है जिससे आप बात कर रहे थे। तो यार आप सोचते थे भाई इनसे मैं झूठ कैसे बोलूँगा जो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले आपने पंजाबी बाग पे अपने फ़ोन को ऑफ़ किया है, तो मैं झूठ कैसे बोलूँगा इनसे। बावजूद उसके मैंने उन्हीं शब्दों को उतनी दृढ़ता से हमेशा प्रस्तुत किया जो मुझे कहने के लिए कहे गए थे, और मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। लेकिन जब इन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और सारा कुछ अपने ऊपर से ये कर दिया कि तू जाने और तेरा काम जाने, पल्ला झाड़ लिया पूरे तरीके से, तो व्यथित हुआ मन। और मैंने कहा कि भाई अब वास्तविकता सबके सामने आनी चाहिए, क्या घटना हुई थी, क्यों हुई थी। फिर मैंने देखिए तब भी मैंने देखिए आप किस तरीके से मैंने अपने आप को संभाला। मेरे ऑफिस में रेड डालने के बावजूद, ये घटना हो गई थी 22 में ही, उसके बावजूद भी मैं शांत रहा बिल्कुल। मैंने किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि मेरे कार्यालय पे रेड डाल दी गई है। शांति से अपना काम करता रहा, रोज़ाना ऑफिस जाता, जो भी डायरेक्शंस होते हैं उनको फॉलो करता। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर उस वक्त मैं इन सब चीज़ों का खुलासा करता, आप इस बात को समझिएगा और जो भी देखे इस पॉडकास्ट को वो ये महसूस करे कि अगर मैंने इन तमाम बातों को, जो कुछ मैंने छुपा के रखी थी, उस वक्त खुलासा किया होता तो ये सरकार तभी गिर जाती। मैं कहता कि मुझे तो ऑडियो क्लिप्स इन्होंने दिए हैं, लेकिन मैंने सरकार को बचाए रखा। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया, और जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए 3 दिसंबर 2023 को, उस दिन शाम को मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चीज़ें लिखी, और उस वक्त भी फ़ोन टेपिंग से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा। मैंने ये लिखा कि राजस्थान इस देश का एकमात्र कांग्रेस शासित प्रदेश था जहां सरकार वापसी कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर, यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, इस व्यक्ति ने सरकार नहीं आने दी। अब आप पूछोगे भाई जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है वो सरकार क्यों नहीं आने देगा। यह अंदेशा इन्हें हो गया था कि सरकार वापस आ गई तो अगला मुख्यमंत्री मैं तो नहीं बनूंगा तो इसलिए जो खीर मैं खा नहीं सकूं उसे ढुला दूं। सिर्फ मैंने ही नहीं, मैं जब इनके साथ काम कर रहा था तो प्रदेश के 120 विधानसभा क्षेत्रों में मैं घूमा और हमने एक रिपोर्ट तैयार की। मैं हर जगह जाता, युवा संवाद कार्यक्रम मैंने किए, हर विधानसभा क्षेत्र में मैंने किए, तो वहाँ के युवाओं की नब्ज़ टटोली कि कौन क्या चाहता है। नाराज़गी अशोक गहलोत से लोगों की नहीं थी। उस वक्त जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे या जो मंत्री थे उनके प्रति बड़ी नाराज़गी थी। तो हमने आके अपनी रिपोर्ट में ये बाई नेम लिखा था कि ये व्यक्ति चुनाव हारेगा, आप इसे टिकट मत देना। और ये सिर्फ मेरा ही फीडबैक नहीं था, जो सेंट्रल की एजेंसीज थी, जो कुछ कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से, AICC ने भी जिन लोगों को लगा रखा था जो सर्वे कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स भी यही थी कि अगर टिकट बदल दिए गए 25 से 30 तो निश्चित तौर पर हम सरकार की वापसी कर लेंगे। लेकिन क्योंकि उन्हें तो अपने उन लोगों को भी
ऑब्लाइज करना था जो इनके साथ थे उस सारे दौर में, और ये भी तय करना था कि अगर देखिए दो इनकी मंशा थी, जिन लोगों को टिकट दिलवा रहे हैं अगर वो सारे जीत जाते हैं, सरकार बनती है, तो वो सब इन्हीं के फेवर में जाएंगे और मुख्यमंत्री ये बनेंगे। मतलब वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे, इसीलिए तो टिकट नहीं बदले। टिकट मिले मेरे आदमी, हाँ, टिकट मिले मेरे आदमी को। अगर हार ही जाएगा कांग्रेस को नहीं, मेरे आदमी को, हार जाएगा तो ठीक है, हम हार गए, आज हार गया तो सरकार बनेगी नहीं, और जीत गया तो ये सब मेरी ही पैरवी करेंगे। तो ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो 100% चुनाव हार रहे थे अपनी जिद के तहत। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या? मैंने तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पार्टी को ही दांव पे लगा दिया हो, जिसने आला कमान को बरगलाया हो, उनको गुमराह किया हो। यानी इनको आला कमान ने पूरी छूट दी। राहुल गांधी जी इतने नेक दिल इंसान हैं कि उन्होंने इनके ऊपर भरोसा किया, और जो कुछ भी इन्होंने दावे किए कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हर हाल में सरकार की वापसी करवाऊंगा, तो इनको फ्री हैंड दे दिया कि आपको जिसको देना है वो दो। लेकिन ये भी इनकी पूरी चाल थी कि टिकट मैं उन्हीं लोगों को दूं जो मेरे अपने हैं, ताकि अगर जीत जाएं तो दबाव बनाएंगे कि इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाओ, और हार जाएं तो सरकार चली जाएगी, और जो बन सकता है वो बनेगा नहीं कभी भी। एक बात और करनी पड़ेगी, 25 सितंबर 2022 मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन, इन दोनों को भेजा गया कि आप पर्यवेक्षक हैं, आप जयपुर जाइए और विधायक दल की बैठक बुलाइए। और उससे पहले मैं कई बार सुन चुका था, गहलोत साहब हमेशा कहते थे कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ, जब चाहेंगे तो मंजूर कर लेंगे। लेकिन पहली बार जब ऐसी नौबत आई कि नहीं आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो वो जो इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ था वो कहाँ गया? ये सिर्फ शब्दों से ही काम चलाते थे। ये इनकी देखिए राजनीति अलग तरीके की रही है। इन्होंने क्या किया है, हमेशा मैसेज दिया है जनता के सामने, अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि मुझसे सज्जन, मुझसे भला और मुझसे ज़्यादा कांग्रेस के प्रति जो डेडिकेटेड और वफादार, गांधीवादी और गांधी परिवार के प्रति वफादार आदमी दूसरा नहीं है। उन्हीं की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया इन्होंने। जब कांग्रेस ने, आला कमान ने, उस दिन क्या हुआ था? मैं बता रहा हूँ वही कि जब 25 सितंबर को आला कमान ने, जो भी उनकी मंशा रही होगी, दो दूत खुद के, आज जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और दूसरे ट्रेजरर हैं अजय माकन जी और खड़गे साहब, उन दोनों को पर्यवेक्षक बना के भेजा कि उस दिन क्या तय हुआ था, विधायक दल की बैठक होनी थी। ये तय किया गया था कि विधायक दल की मीटिंग होगी, और विधायक दल की मीटिंग में क्या होना था ये शायद उन्हें पता लग गया था कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि इस पूरे के पूरे कहते हैं ना कि आज जो होने वाला है उसको मैं कैसे रोकूं। तो उन्होंने प्लान बनाया और वो उस दिन निकल गए, सीधे पहुंचे जैसलमेर कि मैं तो तन्नोट माता जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। ठीक है, चले गए जैसलमेर। ये दोनों पर्यवेक्षक आए हुए, तैयारियां चल रही थी कि आज विधायक दल की बैठक होगी। और देखिए इनका शातिरपन देखिए, इन्होंने कहा कि ठीक है बैठक होगी, मुख्यमंत्री निवास पे बैठक होगी, तैयारियां शुरू करवा दी बैठक की और खुद चले गए तन्नोट। वहाँ से मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि लोकेश, मीडिया में ये खबर चलवानी है। क्या? आ रहा हूँ कि मीडिया में आपको ये खबर चलवानी है कि ये जो विधायक शांति धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये क्या चाहते हैं। तो आप मीडिया को ये एक कहते हैं डायरेक्शन दो, ये लाइन दो कि यही चलाएं कि वहाँ सारे लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि विधायक ये चाहते हैं, विधायकों की मंशा ये कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। ये खबर चलवाओ कि उन सब की मंशा ये है, अंदर ये बातचीत हो रही है। देखिए मीडिया की ये क्यूरियोसिटी रहती है, हमेशा ये मीडिया के लोग चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है कोई बताए। अब कोई में तो सबसे बड़ा सोर्स तो मैं ही हूँ, बताया आपने ना, मैंने उनको बताया ना कि ये हो रहा है, आप ये खबर चलाइए तुरंत। और उसके बाद खबर चली, बिल्कुल चली वो, मुझे भी याद है ना, वो खबर चली कि वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन सब की मांग ये है कि हम में से किसी को भी बना दो, क्योंकि हम लोगों ने ही बड़ा संघर्ष किया है, हम ही लोग तो होटल्स में रहे हैं, हम ही लोगों ने इतना समय एक तरीके से बंदी की तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचाने के लिए काम किया है, तो हम में से किसी को बना दो। जो सरकार गिराने में शामिल रहा है वो नहीं चलेगा। तो ये उनकी पूरी की पूरी मंशा थी कि इस तरीके से खबर चला। ये जैसलमेर से आया मेरे पास में,
मैंने खबर चलवा दी, क्योंकि देखिए मेरा तो काम था, हाँ, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे जो कहा जाएगा मैं वो करूँगा। मैंने वो खबर चलवा दी। अब इन्होंने क्या वहाँ पे तैयार किया कि शांति धारीवाल जी के यहाँ सब विधायकों को इकट्ठा करवाया और एक नई व्यू रचना रची कि ऐसा प्रेशर बनाया जाए आला कमान पे कि वो भी सोचें कि अब क्या किया जाए, पशुपस में फंस जाएं कि अब नेक्स्ट कदम क्या उठाएं, स्थितियाँ ऐसी बन जाएं। तो वहाँ से अपने 2-3 जो और इनके सिपे सालार हैं, चाहे वो धर्मेंद्र राठौड़ हैं, महेश जोशी जी हैं, जो भी इनके खास नज़दीकी लोग माने जाते हैं, उन सबको कहा कि आप बसें लेकर शांति धारीवाल जी के यहाँ जाइए। अच्छा। बसों में सारे विधायकों को इकट्ठा करवाया और तत्कालीन स्पीकर हमारे सीपी जोशी जी के यहाँ पहुँचाया गया। वहाँ जाके ये मैसेज करवाया कि सब ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। बाद में वो प्रकरण भी बड़ा चला। बहुत से विधायकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे तो सिग्नेचर ही नहीं है, हमने कोई इस्तीफा ही नहीं दिया, लेकिन वो जो लिस्ट बनाई गई उस सब में हमारा नाम डाल दिया गया। तो वो इस्तीफा प्रकरण सोची समझी रणनीति और एक कहते हैं ना कि साजिश का हिस्सा थे। उसमें सीपी जोशी भी शामिल थे। देखिए उनको भी पता था कि क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा शामिल कौन था कौन नहीं था, मैं ये जानता हूँ और ये बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि उनके सभी को ये डायरेक्शंस थे कि करना क्या है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो करवाना चाहते थे वही तो करवा रहे थे, वरना जो बैठक मुख्यमंत्री निवास पर होनी थी विधायक दल की, वो बैठक शांति धारीवाल जी के यहाँ क्यों हुई? और वहाँ से सारे विधायक गाड़ी में यानी बस में बैठकर सीधे सीपी जोशी जी के यहाँ क्यों गए? इनका इंतज़ार तो वहाँ हो रहा था। मैं चश्मदीद हूँ इस बात का कि मैं मुख्यमंत्री निवास पे था, सचिन पायलट जी वहाँ आ गए थे, उनके समर्थक 3-4-5 विधायक वहाँ आ गए थे। इंतज़ार हो रहा था कि बाकी के विधायक कब आएंगे, बाकी के विधायक कब आएंगे। सचिन पायलट जी बार बार बस में बैठ के सचिन पायलट जी बार बार अंदर सीएमआर में जाते बाहर आते, अंदर और बाहर बार बार आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि बैठक तो यहाँ होनी है। और वो सारे के सारे पहुँच गए सीपी जोशी जी के यहाँ और वहाँ सबने अपने इस्तीफे सौंप दिए। तो किसकी पीठ में छुरा घोंपा? केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस की लीडरशिप, जिनके कहने पर उस दिन विधायक दल की मीटिंग होनी थी, जो नहीं होने दी, जानबूझकर नहीं होने दी। सचिन पायलट ये बात कहते हैं कि जो मेरा विद्रोह था वो था अशोक गहलोत के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन जो 25 सितंबर को विद्रोह हुआ वो हुआ सोनिया गांधी के खिलाफ। नेचुरल सी बात है भाई, जब केंद्रीय नेतृत्व ने अपने दूत के रूप में उन 2 लोगों को पर्यवेक्षक बना के भेजा और ये जिम्मेदारी दी कि वहां विधायक दल की बैठक होनी है, तो अवमानना तो उन्हीं के आदेश की हुई ना, उन्हीं के खिलाफ तो वो षड्यंत्र रचा गया। सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की अवमानना की गई। और कहते हैं कि जब इतने बुजुर्ग हमारे सम्माननीय खड़गे जी जब वहां पहुंचे हुए थे, उन तक को नेगलेक्ट कर दिया, अजय माकन जी को नेगलेक्ट कर दिया, तो उनके ऊपर कुछ नहीं था, वो सीधे तौर पर आला कमान के निर्देशों की अवहेलना थी। और ये मुझे लगता है सही कहते हैं सचिन पायलट जी कि उन्होंने तो उनके खिलाफ एक तरीके से विद्रोह कर दिया जो वो चाहते थे। देखिए फैसला क्या लिया जाता, ये बात की बात थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, वो मुख्यमंत्री बदलना भी चाहते थे या नहीं चाहते थे ये नहीं पता ना किसी को भी, लेकिन आदेश ये था या मंशा ये थी केंद्रीय नेतृत्व की कि विधायक दल की बैठक होनी चाहिए और उसमें ये जो हमने पर्यवेक्षक भेजे हैं ये विधायकों से बात करें। तो वो तो होने ही नहीं दिया गया ना। जब वो ही नहीं होने दिया गया तो आप देखिए उस व्यक्ति को कितना बड़ा डर था अपनी कुर्सी छिन जाने का, जो उस कुर्सी के एक अजगर की तरह लपट गया बुरी तरीके से कि चाहे कुछ भी हो जाए। उनको तो इतना बड़ा ऑफर था, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना चाहता था केंद्रीय नेतृत्व, तो उनके प्रति कितना विश्वास था, किस तरह की भावना रखता था कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष। अरे किसके नसीब में होता है कांग्रेस का अध्यक्ष बनना? स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख दिया जाता है इतिहास के पन्नों में कि ये लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को सींचा, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया, आपको वहां बिठाने को तैयार थे। ऐसे आला कमान और ऐसे केंद्रीय नेतृत्व के पीठ में आपने ऐसा छुरा घोंपा जिसके की जख्म हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो विद्रोह नहीं किया होता और वो एक कुर्सी, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी, जब आप पूरे देश की कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाओ, आपको ऐसा सौभाग्य मिले, तो पता नहीं राज्यों में कितने मुख्यमंत्री आप बना सकते हो भाई, अगर आपके अंदर क्षमता है तो। लेकिन आपको तो उस कुर्सी से ही लगाव था, क्योंकि आपकी ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है, आपके अंदर इतनी स्किल नहीं है कि आप वहां जाके उस अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर सको। तो आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा ये जो मुख्यमंत्री का जो
पद है ये चला जाए, आज के बाद मेरी राजस्थान में एंट्री बंद हो जाए। वो पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया हुआ था उस राजस्थान में और मुख्यमंत्री रहते हुए कि वो उसे ढकना चाहते थे। देखिए, पहली बार ये बहुत स्पेशल बात है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत राजस्थान के। पहली बार जो उनका कार्यकाल था, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व लोगों के सामने आया था, लोग कहते थे भाई बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जब दूसरा कार्यकाल आया तो लोग कंपेयर करने लगे कि पहले वाला कार्यकाल ज्यादा अच्छा था। जब तीसरा कार्यकाल आया तब लोगों ने कहा कि जो अशोक गहलोत पहले कार्यकाल में थे वो दूसरे में नहीं रहे और जो दूसरे में थे वो तीसरे में नहीं रहे। और इस तीसरे कार्यकाल में व्यक्तिगत आरोप उनके जीवन में पहली बार लगे, जो सीधे उनकी कॉलर पे पहुंचे, उनके दामन पे पहुंचे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाया जाए, उनकी छवि को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर। तो लोग कहने लगे कि सीधी डील होती है भाई मुख्यमंत्री निवास में। और वहां पे जो सरकारी अधिकारी थे वो ये कहते पाए जाते थे कि फंड हमें कांग्रेस पार्टी को भी तो भेजना है। तो जिस मुख्यमंत्री निवास में ऐसी चर्चाएं होती हों, जिस मुख्यमंत्री के सरकारी कारिंदे, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनके कहते हैं ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, अगर वो ये कहें कि अरे भाई हमें तो सारी पार्टी को चलाना है, फंड इकट्ठा भी तो करना है, इसलिए ये कर दो ये कर दो, तो इस बार छींटे उनके घर पर, उनके दामन तक पहुंचे, ये पहली बार हुआ। तो देखिए कैसे उनका पतन होना शुरू हुआ, कैसे किस दिशा में वो जाने लगे। और यही कारण रहा कि उन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाए रखने की कोशिश की। मेरी नजर में लीडर वो होता है जो नए लीडर्स को डेवलप करे। उन्होंने तो उन तमाम लीडरों को समाप्त करने का काम किया जो सेकंड लाइन बन सकते थे, इसीलिए तो ये स्थितियां हो गई। वरना जिस प्रदेश से आज सोनिया गांधी जी सांसद हैं राज्यसभा की, जिस प्रदेश से मनमोहन सिंह जी सांसद रहे हों, जिस प्रदेश से ऐसे 3-4 बड़े बड़े नाम आज की तारीख में देखिए ना, मुकुल वासनिक जी वहां से राज्यसभा सांसद हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वहां से राज्यसभा सांसद हैं, प्रमोद तिवारी जी वहां से सांसद हैं। कांग्रेस की क्रीम कहा जाता है इन लोगों को। इन सबके होने के बावजूद वहां कांग्रेस की स्थिति क्या रही, यानी इनकी किसी की नहीं चलने दी उन्होंने। वो स्वयंभू जननायक रहे और उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ही कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। जो स्थितियां और कई प्रदेशों में उनके लिए उदाहरण बनी ना, शायद वो भी ऐसा ही चाहते थे कि मेरे बाद कोई ये हमेशा कहे कि लास्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, ऐसी मैं स्थितियां कर जाऊं इस प्रदेश की। तो उसी दिशा में उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो अशोक गहलोत ने किया राजस्थान में। एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, आप किसे कहते हैं लीडर? आप अगर मुख्यमंत्री आप बनाए गए हो और आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो हम तो तब कामयाब मानेंगे कि आपके रहते हुए चुनाव होते हैं तो दूसरी बार सरकार रिपीट करे, तब हम आपको सफल मुख्यमंत्री मानेंगे ना, कि आपकी योजनाएं, आपके कार्यप्रणाली और आपके काम करने के तरीके की वजह से आपने प्रदेश में सरकार की वापसी करवा दी। तब जाकर आप एक सफल लीडर और नेता या मुख्यमंत्री कहे जाते हो। आपके ऊपर तो अंधा विश्वास किया पार्टी ने, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और तीनों ही बार आप पार्टी को कुछ नहीं दे पाए। आप तीनों ही बार आपके रहते हुए पार्टी कभी वापस सरकार नहीं बना पाई, रिपीट नहीं कर पाई। तो आपने क्या किया? आपने तो सत्ता सुख भोगा है, सिर्फ पार्टी को लौटाया तो कुछ नहीं है। 3 बार के मुख्यमंत्री, 2-2, 3-3 बार के जनरल सेक्रेटरी, आप तो बड़े कहते हैं ना कि जब भी इंटरव्यू देते हो तो कहते हो कि पार्टी ने मुझे इतना सब कुछ दिया। अरे आप एक चीज बता दीजिए कि आपने पार्टी को क्या लौटाया? आपके रहते हुए कभी सरकार वापसी कर पाई क्या? तो किस बात का आप दम भरते हो? किस तरह के आप अपनी आप की जो राजनीति है उसे सफल राजनीति बताते हो और अपने आप को स्वयंभू जन नेता बताते हो, जननायक बताते हो? आपके रहते हुए कभी वापसी नहीं हो पाई। तो हम यही कहते हैं कि देखिए, आप नए लोगों को तैयार होने दो, नई लीडरशिप को आगे आने दो। आज भी स्थितियां ये हैं राजस्थान में कि एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता को बिठा लेंगे, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष को बिठा लेंगे और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरे भाई क्यों? उन्हें आगे बढ़ने दो, उन्हें निर्णय लेने दो, उन्हें प्रदेश की जनता के विषय में बात करने दो। जो भी सरकार चल रही है उनके उन तमाम मुद्दों को उठाने दो जो आज उठाने आवश्यक हैं। आप क्यों बीच में बैठ के पंचायती कर रहे हो भाई? लेकिन क्योंकि उन्हें बने रहने की बीमारी है ना, कुछ दिन पहले, और एक और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं, जब भी विपक्ष में रहते हैं, विधायक तो होते हैं वो, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में कभी हिस्सा नहीं लेते।
कभी नहीं पहुंचते। इस बार अभी 2-3-4 बार विधानसभा पहुंचे, वो भी कब, जब वहां के लोकल कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्वीट्स करते रहते हैं, उन्होंने एक फोटो जारी की, वो फोटो विधानसभा से ही निकली होगी, जिसमें एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता सचिन पायलट जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हरीश चौधरी जी, ये तमाम लोग थे। तो उस पे कैप्शन लिखा गया कि ये है राजस्थान की कांग्रेस, नई कांग्रेस। इनके आग लग गई, तिल मिला गए पूरी तरीके से कि भाई मैं कहाँ हूं। अगले ही दिन पहुंच गए और फोटो अपॉर्चुनिटी कैसे उपयोग में लेनी है उसके ये अपने आप में माहिर माने जाते हैं। 2-3 अपनी जो टीम इन्होंने अभी भी लगा रखी है, उस डिब्बे वाले जिन लोगों ने काम किया था उन्हीं की आज भी कृपा है इनके ऊपर, उन्हीं के कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो वही सारी रील्स बनाना, ये करना, इन्हें लगता है रील्स बनाने से ही मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जब 25 सितंबर को ये घटना हुई, बगावत हो गई, और जहां तक मुझे सही जानकारी है उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इवन प्रियंका गांधी बहुत नाराज हुए थे। 5 दिन तक ये दिल्ली में बैठे रहे, इनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। 5 दिन बाद इनकी मुलाकात होती है सोनिया गांधी के साथ में, और ये बाहर आके मीडिया के सामने माफी मांगते हैं। वो जो मुलाकात हुई थी वो किसने करवाई थी? देखिए, वो तो मध्यस्थ जो भी थे, आपको भी पता है कि दिल्ली में बैठे बड़े बड़े लीडर्स हैं। मुझे जो जानकारी है वो ये है कि भाई अंबिका सोनी जी ने वो मुलाकात करवाई। अब वो कितनी सच है कितनी नहीं, वो तो आपको भी पता होगा, और यहाँ के जो अंदर के लोग हैं वो बता पाएंगे। पर जो हमें सामने आया था वो यही आया था, पर उसमें भी बड़ी घालमेल हुई थी, मुझे ऐसा लगता है। या उसमें भी डील हुई थी क्या? डील के तो ये माहिर हैं, इनके सामने चाहे कोई किसी भी चीज को कैसे क्रैक करना है वो डील करके क्रैक कर लेते हैं। जमीन की डील हुई जोधपुर में मध्यस्थ लोगों के पास, जिन्होंने वो मध्यस्थता के माध्यम से वो मुलाकात करवाई, और उसके बाद इन्होंने आके जिस तरीके से वक्तव्य दिए अपने आप को बैकफुट पे लेते हुए, क्योंकि इनको ये शो करना था ना कि भाई चीज़ें ठीक हैं, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, अपने आप को विक्टिम, हाँ मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई, विधायक अपने आप चले गए, वो नहीं चाहते थे। तो जिन लोगों ने मध्यस्थता करवाई उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ, चाहे वो जमीन के रूप में आप माने या किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से, चाहे वो बात पैसों की रही हो, जमीन की रही हो। यानी निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जिन भी लोगों ने मध्यस्थता कराई थी उस मीटिंग के लिए, उनको बहुत बड़ा फायदा राजस्थान से मिला, और आज भी वो उस फायदों को एंजॉय कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल जी, आप क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाते हैं अशोक गहलोत के ऊपर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप 2023 में चुनाव लड़ना चाहते थे। 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे आप, मतलब 2 में से कोई भी आया चाहते थे कि बीकानेर और भिलवाड़ा जी, कि मुझे इनमें से कहीं टिकट दे दीजिए। और जब आपको अशोक गहलोत ने टिकट नहीं दी तो आप फिर बागी हो गए। देखिए, ये तो आखिरी हथियार होता है उन तमाम लोगों का जो इस तरीके से सोचते हैं। बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार आज भी हैं कि अशोक गहलोत ने मुझे ओएसडी बनाकर पहचान दी। उन तमाम लोगों को ये जानकारी नहीं है कि मुझे 30 वर्ष सक्रिय राजनीति में हो गए हैं। 1996 में राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं चुनाव लड़ चुका हूं, और यानी लगभग 2000 से मैंने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में काम किया, प्रदेश महासचिव के रूप में काम किया। उसके बाद 2001-2 में मैं तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ चौधरी नारायण सिंह जी, उनके समय में मैं प्रदेश कांग्रेस का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा। तो मैं हमेशा से पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं कोई सरकारी कर्मचारी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी बनाए जाने की वजह से मेरी पहचान या मेरा काम नहीं रहा। भाई उन्होंने तो ओएसडी मुझे बाद में बनाया, पहले हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि 2013 में हमारी सरकार चली गई और सीटें आई थी कितनी? 21 सीटें आई थी, और उस वक्त इनकी हालत ये हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। हमेशा ये घबराए रहते थे कि भाई अब हम करेंगे क्या, हमारे पास तो कोई आएगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं करेगा, बैठेगा भी नहीं। और उस पे वो कहते हैं ना कि उस पे एक और चोट कब लगी, जब सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त राजस्थान के अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइंस छपी थी, मैं आज रिकॉल करवाना चाहता हूं, एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा। ये अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइन छपी थी। तो बड़े परेशान हो गए कि भाई अब तो अपना कुछ रहेगा ही नहीं, हम करेंगे क्या। उस समय में जब इनके पास खड़े होने के लिए एक व्यक्ति नहीं होता था, तब हम इनके साथ थे, और हमने वो पूरा सिस्टम तैयार किया।
पूरा जो नया आया था उस वक्त सोशल मीडिया, हमने उस पे काम करना शुरू किया। इनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स आज चल रहे हैं वो सारे मेरे क्रिएट किए हुए हैं। आज भी उनकी पेरेंटल ऑनरशिप मेरे पास है, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि आज हम उनको डिलीट कर करा के बैठ जाएं कि लो अब चला लो, कैसे चलाओगे, रोजाना जो रील डालते हो कहां डालोगे तो वो सारे हमने तैयार किए और हमने जी तोड़ मेहनत की। पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों की, ऐसे युवाओं की टीम तैयार की जो यहाँ जहां भी जाते थे इनके पक्ष में खड़े रहते थे, इनके लिए जय जयकार करते थे। उन सभी लोगों की मेहनत से 2018 में उनके सहयोग से वापस सरकार में आए और ये मुख्यमंत्री बने। अब वो इनका लकी समझिए, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि ये काम वाम से तो नहीं, लेकिन ये भाग्यशाली बहुत हैं। तो इनको इनके भाग्य के स्वरूप मुख्यमंत्री का पद मिला। उसके बाद इन्होंने मुझे ओएसडी बनाया। ये चीजें लोगों को नहीं पता कि हम इनके साथ उस समय में इनके लिए काम किया जब ये किसी स्थिति में नहीं थे, कोई नहीं खड़ा होता था तो हम सीना तान के खड़े रहते थे कि आप चिंता मत करो, हम वापस वही काम करेंगे। और हमने खुद से कमिटमेंट किया था कि आपको वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने वो कमिटमेंट पूरा किया। फिर जाके देखिए, मेरी जो प्रोफाइल होनी थी, मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति था, खालिस राजनीतिक व्यक्ति था, तो मुझे जो पोर्टफोलियो मिलना चाहिए था पॉलिटिकल मिलना चाहिए था, ऐसी मेरी उम्मीद थी। कोई बोर्ड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन या कोई राजनीतिक नियुक्ति जिसे कहते हैं। लेकिन उन्होंने उचित समझा कि ये मेरा आज तक मीडिया का काम देखता आया है तो मीडिया को ही संभाले। तो जो इन्होंने मुझे कहा मैंने वो कर लिया। सहर्ष इन्होंने मुझे ओएसडी का पद दिया तो मैंने उसको बिना किसी नानुकुर के स्वीकार कर लिया। तो जब ये चुनाव की बात आई, मैं उसको दोहराना चाहता हूं, 2022 में ही मैंने अपनी मंशा इनको क्लियर कर दी कि सर मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। और ये पहले भी मेरी मंशा थी। तो तब आपने कहा 18 में तो कहा था कि भाई अभी तो तुम सब कुछ देख रहे हो, खुद ही चुनाव लड़ोगे तो मेरा ये सारा तामझाम कौन संभालेगा, फिर देखेंगे, आप बाद में देखेंगे। तो 22 में मैंने इनको अपनी मंशा जाहिर कर दी और एक पेपर पे कुछ सीट्स के नाम लिख के लेके गया कि ये वो सीटें हैं राजस्थान में जहां पिछले 20 वर्ष से कांग्रेस नहीं आई है। तो मैं प्रयास करना चाहता हूं। देखिए, नहीं आई है वो तो पता ही है कि आ नहीं रही हैं सीटें, लेकिन एक नया कोई आदमी आता है, कोई तैयारी करता है, तो हो सकता है हम आगे वहां पे कुछ ना कुछ फिर कर सकें। तो इन्होंने बड़ी खुशी में मुझे जवाब दिया कि अरे इससे अच्छी क्या बात होगी कि मेरा अपना कोई व्यक्ति विधानसभा पहुंचे, मेरे लिए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो इनकी सहमति से मैंने बीकानेर में काम किया। और जब बीकानेर में काम किया तो वहां के जो कैबिनेट मंत्री थे बीडी कल्ला जी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने तो ये भी वक्तव्य जारी कर दिया कि ये तो सरकारी कर्मचारी है, ओएसडी है, इसका क्या लेना देना, अभी तो मैं जवान हूं। इस तरीके के उन्होंने कई वहां अपने बयान दिए कि मेरे अलावा कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और हमने कह दिया था, प्रभारी महोदय को भी कह दिया था, रंधावा जी को, कि 30,000 के आसपास चुनाव हारेंगे। वही हुआ परिणाम में भी। तो जब वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आके कहा कि ये तो मेरा पूरा खत्म कर रहा है मामला, मेरा लास्ट चुनाव है, मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, तो आप इसको कहीं और भेजो। तब उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यार वो कल्ला जी परेशान हो रहे हैं, ऐसा कर वहां आना जाना बंद कर, तो दूसरी जगह जा, भीलवाड़ा चले जा। मैं भीलवाड़ा चला गया। वो भी उन्होंने तय किया क्योंकि इन्हें पता था कि वहां से कोई चुनाव कोई जीतने की संभावना है नहीं। 6-6 बार 5-5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी आ रही है और संघ का बड़ा दबदबा है वहां पे, आरएसएस का गढ़ माना जाता है, तो वहां पे कोई लेना देना नहीं है। इस सब के बावजूद, मुझे कमिटमेंट करने के बावजूद भी, और जिस दिन ये टिकट डिक्लेयर होना था उससे एक दिन पहले भी इन्होंने एक साजिश रची। मुझे कहा कि यार तेरा भीलवाड़ा में क्या लेना देना है। मैंने कहा साहब आपने कहा तो मैं गया भीलवाड़ा, तो एक काम कर, चल तेरे को टिकट दे देंगे, तो भीलवाड़ा के कुछ मेन लोगों को तो बुला, 100-500 लोगों को बुला जो आके ये कहें, तेरी पैरवी करें कि इनको टिकट दे दो यहां से। मैंने 2000 लोग बुलाए जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर एक आवाज में कहा कि आप इनको टिकट दो। और आपने वहां उन सबको ये कहा कि हम इनको वहां से टिकट देने जा रहे हैं ना। उसके बावजूद भी आपने यहां आकर जिस तरीके से, पता नहीं आपकी क्या मंशा थी, क्यों आप नहीं चाहते थे कि आपके किसी आदमी को आगे बढ़ने का अवसर मिले या कोई नया आदमी तैयार हो, आपने वो टिकट नहीं लेने दिया। लेकिन मैंने इस बात का बुरा नहीं माना। देखिए, राजनीति में टिकट मिलना नहीं मिलना ये हमारे हाथ में नहीं होता। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। हो सकता है इनके साथ कोई राजनीतिक मजबूरियां रही हो कि मुझे टिकट नहीं दे पाए, लेकिन टिकट नहीं मिलना इस सब का कारण नहीं था। कारण ये था कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, देखिए बाहर हमें रहना है, जो 5-5 टाइम मंत्री रह लिए, जो मुख्यमंत्री रह लिए, उनसे किसी को क्या पूछना है। सरकार जाएगी तो परेशानी हम लोगों को होगी ना। आज हम लोग किस तरीके से मुंह जाके दिखाएंगे बाहर। तो
किस व्यक्ति की वजह से, क्या कारण रहे कि हम सरकार में वापसी नहीं कर पाए, उन सब का खुलासा मैंने अपने उस दिन उस सोशल पोस्ट पे किया। और मैंने कहा कि इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। एक छोटी सी बात इन्होंने अपनी हठ धर्मिता में टिकट नहीं बदले। ओके, एक छोटी सी बात और रहेगी। फाइनली आपने कहा क्राइम ब्रांच को कि मुझे अशोक गहलोत ने ये पेन ड्राइव दिया था? हाँ बिल्कुल, मैंने पिछले 2-3 महीनों में, 3 महीने पहले जब मुझे बुलाया गया, मुझे सम्मन आया, तो मैंने वहाँ आके वो तमाम सबूत जो मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किए थे उनके कहने के बावजूद, उन सबूतों के सहित एक 7 पेज का रिटर्न में एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें मैंने ये कहा, पूरी घटना को ब्यौरे से बताया कि इस तरीके से मुझे बुलाया। और स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से एक पेन ड्राइव दी। उस पेन ड्राइव में वो ऑडियो क्लिप्स थी जो मैंने सर्कुलेट की। तो अब ये जांच एजेंसी को तय करना है कि आगे क्या कार्रवाई करें। देखिए, उस सारे मेरे बयानों पर जो मैंने सबूतों के साथ दिए, उन पे विश्वास किया, तभी तो कोर्ट के निर्देशानुसार मुझे उन्होंने सरकारी गवाह बनाया। भाई, उस पूरी घटना का चश्मदीद एक मैं ही हूं, और मैं ही बता सकता हूं कि घटना कैसे घटित हुई, ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। तो वो मेरी जितनी भी तथ्य थे, जो सबूत थे, वो सारे सौंप दिए। और आज मैं उस केस में सरकारी गवाह बना हुआ हूँ। जब भी आवश्यकता होगी न्यायालय को या जांच एजेंसीज को, तो मैं बता ही चुका हूँ, तो न्यायालय जब भी मुझे बुला के बात करेंगे या मुझसे कोई बयान लेंगे, तो उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं सत्यों को मैं वापस उनके समक्ष रखूंगा। लेकिन अब होना ये चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा एक कुचक्र रचा, निश्चित तौर पर जांच एजेंसीज को अब अपनी कार्रवाई उस दिशा में आगे बढ़ानी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, कम से कम अब उस प्रदेश में नए लोगों को मौका दें। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, खुद ने नहीं कही, लोगों से कहलवाई कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही अशोक गहलोत है। जो लोग कांग्रेस संगठन को अपनी जेब में रखकर चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से निजात पाने का समय आ गया है और नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। मैं तो अब यही अपना एक, कहते हैं ना कि संदेश, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स को ये कहना चाहता हूं कि अब ऐसा करें। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी है, 125 साल पुराना जिसका इतिहास रहा हो, और जिसकी हर गांव ढानी में जिसका कार्यकर्ता मौजूद हो, वो पार्टी कभी डिफीट नहीं खा सकती। ये जो तथाकथित मठाधीश हैं, ये गुमराह करते हैं आला कमान को, ये वास्तविक रिपोर्ट नहीं देते। ये कहते हैं कि या तो मैं रहूंगा या कोई नहीं रहेगा। तो इस शैली पे इन्होंने काम किया है। अब अगर वापस कांग्रेस को खड़ा करना है तो बिल्कुल नए लोगों को लेकर आओ जो इनके इन्फ्लुएंस से नहीं हो। आज भी अगर हमने वापस उसी डेरे में हाथ डाल दिया जिनको इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये तो उन्हीं के गीत गाएंगे ना। आप नए लोगों को कहां से तैयार करोगे? मैंने सुना है राहुल गांधी जी बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग करते हैं। उन्होंने प्रयोग पहले भी किए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में नेता बन के आने चाहिए चुनाव के माध्यम से। उनकी मंशा बड़ी अच्छी रही होगी, लेकिन इन मठाधीशों ने ये जो अलग अलग स्टेट की यूनिट्स हैं, इन्होंने उसको कामयाब नहीं होने दिया। उन लोगों को जो चुन के वहां पदाधिकारी बने थे, उनको ऐसे धुतकारते थे कि जाओ काम करा लो राहुल गांधी से, क्योंकि आप तो उसकी टीम के आदमी हो ना, जो भी कराना है उनसे करा लो। तो कहीं भी इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा उन लोगों के बीच में जो चुने हुए वहां पे नेता बने थे और इन लोगों के बीच में, तो उस पूरी प्रक्रिया को फेल कर दिया। और अब भी राहुल गांधी जी की मंशा बहुत अच्छी है कि जिला अध्यक्षों को पावर दी जाए। अभी मीटिंग्स भी उन्होंने की हैं, लेकिन वो जिला अध्यक्ष जिनको इन्हीं लोगों ने बनाए हैं, वो तो इन्हीं के गुणगान गाएंगे। आपको सीधे तौर पर नब्ज अगर पकड़नी है तो जिलों में अपनी आईक्यू को, अपने जो कहते हैं ना कि अपने दूतों को भेजकर वहां का सर्वे करवाओ। कौन लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किस व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कौन किस गुट में काम कर रहा है, जिनमें स्किल्स हैं, जो लोग कामयाब हो सकते हैं, जिनमें जोश है, जिनमें जुनून है, उन लोगों को आगे लाकर आओ। अन्यथा होगा क्या कि वो निर्दलीय कहीं कोई अपने अपने जुनून को उपयोग लेके छोटी मोटी जगह से बन जाएगा विधायक, लेकिन पार्टी रिवाइव नहीं हो पाएगी। पार्टी को अगर मजबूत करना है तो स्वयं को सारी जो इस होमवर्क को करते हुए उन लोगों को तैयार करना है जो इन सब से अलग हैं, जो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं है। सीधी सी यही बात है। थैंक यू लोकेश भाई, आप जयपुर से चल के आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका आदिश भाई।